हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि श्रीवास्तव और आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे एक मौका जरूर दीजिएगा ताकि आप समझ सके कि मैं कैसे वीडियोस बना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं और ना पसंद भी आए तो भी अपना फीडबैक जरूर देके जाएं। आज का नया टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग से ही उठाया गया टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और बच्चों को इसका कंसेप्ट क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग बच्चों के लिए ऑलरेडी टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो आज का टॉपिक है फ्रूड स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सिग्मॉइड फ्रूड ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस बताई हैं। जैसा कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड थ्योरीज क्या कहती हैं, एड ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट क्या होता है, ये सारा मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के नीचे जरूर दूंगी। अब आगे हम देखेंगे कि फ्रूट स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। सब इसमें 5 स्टेजेस आते हैं। 5 स्टेजेस ऐसे स्टेजेस होते हैं जो हमारे लाइफ साइकिल से रिलेटेड स्टेजेस है। हमारा लाइफ साइकिल जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे ये स्टेजेस भी चलेंगे और उन स्टेजेस में हमारा किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है हमारा ओरल स्टेज। ओरल स्टेज वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है जो बर्थ से 18 मंथ्स तक माना जाता है। या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में, उस स्टेज में हम या बच्चा जो होता है वो अपने माउथ का और टंग का इस्तेमाल करता है अपने प्लेजर प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए। उस कंडीशन में प्लेजर प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए कह सकते हैं या एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए कह सकते हैं। हर स्टेज में हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अभी क्या है, हम बड़े हो चुके हैं, हमें एंजाइटी महसूस होगी, हम उस जगह से चले जाएंगे या उस टॉपिक को छोड़ देंगे। ये एक तरह का हमारे अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म है। बट जब बच्चा तुरंत पैदा हुआ है तो उस कंडीशन में अगर बच्चे को एंजाइटी हो रही है तो बच्चा ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, वहां से भाग नहीं सकता, तो वो अपनी एंजाइटी को कैसे कम करेगा। तो उस कंडीशन में इसमें बताया गया है कि बच्चा अपना माउथ और टंग का इस्तेमाल करता है ताकि उस प्लेजर को एकम्प्लिश कर सके और अपनी एंजाइटी को कम कर सके। दूसरी चीज जो यहाँ समझने वाली होती है वो ये है कि हमने जान लिया कि ओरल स्टेज में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे बहुत कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशन। एक वो बच्चे की कंडीशन है जिसके पेरेंट्स जीवित हैं और उन्होंने उस बच्चे को अच्छे से लाड प्यार सब दिया है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम उस बच्चे का उठाते हैं जिसके पास माँ बाप नहीं है या उसकी माँ जिंदा नहीं है या वो सड़क पे पला बड़ा है। तो 2 डिफरेंट ड्रास्टिक कंडीशंस हो गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बताने का मतलब बस इतना है कि एक बच्चे का ओरल स्टेज पूरा हो पाएगा और दूसरे बच्चे का ओरल स्टेज अनसक्सेसफुल रह जाएगा। तो उस अनसक्सेसफुल ओरल स्टेज के वजह से हमारे मेंटल एबिलिटी पे या मेंटल फंक्शन पे क्या फर्क पड़ता है वो यहां देखने वाला है और वही हमारे पर्सनालिटी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हो गई कि उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ये थे कि वो ओरल स्टेज में अपना ओरल फंक्शंस इस्तेमाल कर रहा है अपने प्लेजर को फुलफिल करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो कैसा आदमी बन के निकलेगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो ऐसा इंसान बनेगा जो कि आगे चल के स्मोकिंग कर सकता है, वो स्मोकिंग करने के प्रोन होगा। ओरल स्टेज नॉट फुलफिल्ड तो क्या करेगा, स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति बन सकता है। सेकेंड, अल्कोहलिज्म का शिकार हो सकता है, शराब पीने वाला हो सकता है। सेकेंड, ओबीज बच्चा बन सकता है। थर्ड, नेल बाइटिंग करेगा। फोर्थ, ड्रग एडिक्ट भी बन सकता है और लोगों पे वो भरोसा नहीं कर पाएगा, दैट इज डिफिकल्टी इन ट्रस्टिंग अदर्स। तो ये कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे चीजें हैं जो कि एक इंसान की पर्सनालिटी में डेवलप हो सकती हैं अगर उसका ओरल स्टेज सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ और नेक्स्ट स्टेज है एनल स्टेज। एनल स्टेज स्टार्ट होता है 18 मंथ से 3 इयर्स के बीच में। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि वो मसल कंट्रोल करता है बच्चा। कहाँ का, ब्लैडर मसल कंट्रोल करता है, रेक्टम मसल कंट्रोल करता है। उस केस में क्या होता है, जैसा कि यहाँ लिखा है, मसल कंट्रोल इन ब्लैडर एंड रेक्टम, एनस प्रोवाइड्स सेंसुअल प्लेजर,
उसका जो प्लेजर प्रिंसिपल वाला पॉइंट होता है या प्लेजर सेटिस्फैक्शन वाला जो पॉइंट होता है वो एनल और ब्लैडर एरिया के पास होता है। इस स्टेज में बच्चा अपने एनस को, अपने ब्लैडर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या हम कह सकते हैं वो मसल प्ले करने की कोशिश करता है। बच्चा कंट्रोल करेगा मसल्स को, फिर रिलीज करेगा, फिर कंट्रोल करेगा, फिर रिलीज करेगा। इस कंडीशन में जो माँ होती है, जैसा कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग इस कंडीशन में स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वो कभी कभार वो टॉयलेट ट्रेनिंग फेलियर में चला जाता है, क्योंकि इस 18 मंथ से 3 इयर्स के दौरान वो बच्चा सेंसुअल प्लेजर पाने के लिए अपने एनस और ब्लैडर को कंट्रोल करता है। उसका प्लेजर पॉइंट एनस और ब्लैडर के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये तो हो गए इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है कि अगर ये स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो कैसा पर्सनालिटी सामने आता है। जैसा कि हम बच्चा या आगे चल के जो वो व्यक्ति बनेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकता है। ऐसे बच्चे कई बार परफेक्शनिस्ट बन के निकलते हैं। परफेक्शनिस्ट क्यों बन के निकलते हैं? ये एक बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जिससे आपको समझने में भी थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब बच्चा ब्लैडर और रेक्टम को कंट्रोल कर रहा है या कह सकते हैं उसके साथ खेल खेल रहा है, तो उस कंडीशन में उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स टॉयलेट ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बच्चा वो चीज फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे के मम्मी पापा उस पर गुस्सा करते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं। इस चक्कर में बच्चे के अंदर में डर पैदा होता है। उस डर से क्या होता है, वो कोशिश करता है कि वो ऐसे काम करे जिससे ज्यादा से ज्यादा उसको गलती ना हो। तो उस कंडीशन में अगर बच्चे बहुत ज्यादा अपने मम्मी पापा से डर रहे हैं बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान, तो वो बच्चे आगे चल के एक तरह से परफेक्शनिस्ट निकलते हैं, अपने काम में बहुत परफेक्ट होते हैं। सेकेंड चीज जो होती है दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग आगे चल के ओसीडी का शिकार भी हो सकते हैं। ओसीडी इज व्हाट? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें जो मरीज होता है वो एक मरीज ही, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो होता है वो कंपल्सरी कुछ ना कुछ एक पैटर्न्स को रिपीट करता है। या तो हाथ धोना, उसको हर जगह लगेगा कि इस चीज को मैं छूऊंगा तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, वो तुरंत जाके हाथ धोएगा। वो एक सब्जी टच करेगा फिर जाके हाथ धोएगा। वो एक दरवाजे का हैंडल चेक करेगा फिर जाके हाथ धोएगा। हाथ धोना इज जस्ट द एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेज की तरफ, जिसका नाम है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज स्टार्ट होने की उम्र होती है 3 इयर्स और खत्म होती है 6 इयर्स पे। तो हम कह सकते हैं फैलिक स्टेज 3 to 6 इयर्स तक बच्चों में रहती है। इस स्टेज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? ये एक आपको अगर देखा जाए तो ये स्टेज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज लगेगी, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चों का मेन कंसंट्रेशन होता है वो होता है सेक्सुअल आइडेंटिटी पर। ये पहचान पाना कि वो कौन से सेक्स या जेंडर से रिलेट करते हैं, वो कौन से सेक्स कंडीशन में आते हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें ज्यादा अराउज करती हैं या उनके प्रति उनका जो जानने का, समझने का जो प्रक्रिया होता है वो तेज होता है इस कंडीशन में। जैसा कि इसमें लिखा है लर्न सेक्सुअल आइडेंटिटी। सबसे पहली चीज वो सीखते हैं वो है सेक्सुअल आइडेंटिटी, सेक्स की पहचान कर पाना। एंड अवेयरनेस ऑफ जेनाइटल एरिया, वो ज्यादा अवेयर होना चाहते हैं कि व्हाट इज दिस जेनाइटल एरिया, प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं, सेक्स क्या होता है, मेल फीमेल क्या होता है। ये सारी चीजों को जानने की जागरूकता उनके अंदर रहती है। उसके बाद जेनाइटल एरिया या उनके बारे में अवेयरनेस जो होता है वो उनका प्लेजर प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। और इस कंडीशन में बच्चा 2 कंडीशन से गुजरता है और वो 2 वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। एक एक करके इस वर्ड के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो फीमेल होती है वो अपने फादर की तरफ मोर अट्रैक्टेड होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप बोलते हैं ना पापा की परी। पापा की परी शब्द क्यों आया? क्योंकि इसको साइकोलॉजिकली भी पहले के जमाने में और अभी के टाइम में हम रिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो फीमेल गर्ल चाइल्ड होती है वो अपने फादर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होती है, ज्यादा लविंग फील करती है। और दूसरे कंडीशन में उसका कंपटीशन भी होता है अपनी माँ के साथ
कि उसके जो पापा का प्यार है वो ज्यादा से ज्यादा उससे मिले, ना कि उसकी मदर को। पहली चीज। सेम कंडीशन होता है बॉयज के केस में, जो मेल चाइल्ड होता है वो ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है अपनी मदर की तरफ। सो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द कंडीशन इन केस ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स? तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स में बच्चे की जो फीलिंग होती है वो ऐसी होती है कि अपने जो अपोजिट सेक्स के पेरेंट हैं, अपने से अपोजिट सेक्स के पेरेंट, पहली चीज उससे वो अट्रैक्टेड रहेंगे, जो कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में भी था। साथ ही साथ वो अपने सेम सेक्स के पेरेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे या उनसे अलगाव महसूस करेंगे और उनके प्रति जेलसी फील करेंगे, उनके प्रति एंगर फील करेंगे। तो जब ये कंडीशन अराउज होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज, अगर ये चीज फुलफिल नहीं हो पाती है या सेक्सुअल आइडेंटिटी या सेक्सुअल क्राइसिस हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ऐसे बच्चे किस तरफ जाते हैं, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ। व्हाट इज होमोसेक्सुअलिटी? होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि जो पर्सन होता है वो अपने सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन मतलब अगर मैं एक लड़की हूं तो एक लड़की की तरफ अट्रैक्टेड फील करूंगी, या अगर मैं एक लड़का हूं तो लड़के की तरफ ही अट्रैक्शन फील करूंगी इन केस ऑफ सेंसुअल तरीके से। तो दैट इज कॉल्ड एज होमोसेक्सुअलिटी। सेकेंड चीज जो बच्चा लैंड अप करता है वो होता है ट्रांससेक्सुअलिटी। अब ये ट्रांससेक्सुअलिटी क्या होता है? ट्रांससेक्सुअलिटी उस कंडीशन को कहा जाता है जिस कंडीशन में मुझे भगवान ने एक लड़की के रूप में पैदा किया है। अगर मैं लड़की ना होके लड़कों की तरह ड्रेसअप होने का कोशिश करूंगी या लड़कों की तरह ही बर्ताव करने का कोशिश करूंगी, या मैं चाहूंगी कि मैं एक सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा अपना लिंग चेंज करवा लूं, तो ऐसे लोगों में जब ये फीलिंग अराइज होती है तो उसको हम ट्रांससेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। उस कंडीशन में वो खुद की पहचान जो है, जिस पहचान से वो जाने गए हैं या जिस पहचान के साथ वो पैदा हुए हैं, उसमें ना रहकर अपोजिट सेक्स की तरफ बनने की जो चाहत होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रांससेक्सुअलिटी। तो ये हो गया, ट्रांससेक्सुअलिटी में लैंड अप कर सकते हैं। दूसरी चीज, सेक्सुअल आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें। इन जनरल वो किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो प्यार और मोहब्बत उनके बचपन में नहीं मिला है, वो जैसा चाह रहे थे उन्हें वैसा कंडीशन नहीं प्रोवाइड हुआ है, इसलिए वो किसी भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने ऊपर कोई भी दबाव महसूस नहीं करना चाहते, अपने दबाव में रहना नहीं चाहते। तो ये सारी कंडीशन है जो कि अगर फैलिक स्टेज अनसक्सेसफुल रहा तो ये बच्चा उस कंडीशन में लैंड अप कर सकता है। अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेज की तरफ, जिस स्टेज का नाम है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज का मतलब क्या होता है कि लेटेंसी स्टेज में ये स्टेज जो होती है 6 to 12 ईयर्स तक चलती है। तो लेटेंसी स्टेज सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए क्वाइट स्टेज होती है। क्वाइट स्टेज मतलब कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चे में, बट वो बच्चा जो होता है सोशलाइज होने की कोशिश करता है, लोगों से घुलने मिलने की प्रयास करता है, दोस्त बनाता है, रिश्तेदारों को समझता है, अपनी चीजों को सोशलाइज वे में अप्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं लेटेंसी स्टेज में, दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर ये लेटेंसी स्टेज अनसक्सेसफुल रही तो फिर क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चा जो होगा वो अपने स्कूल में, अपनी जॉब में, आने वाले करियर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। अगर जो बच्चे कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं या जो बच्चे बहुत शाय हैं, जो बच्चे लोगों के सामने बोलना नहीं चाहते, लोगों को कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो शायद कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रूट स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि उनका लेटेंसी वाला फेज जो है वो पूरा 100% सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। तो ये कंडीशन आती है जब लेटेंसी फेज पूरी नहीं हो पाती है। अब हमारा लास्ट स्टेज है, दैट इज फिफ्थ स्टेज ऑफ फ्रूट स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो फिफ्थ स्टेज कौन सी है? फिफ्थ स्टेज है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज 12 साल की उम्र से स्टार्ट होती है और हमारे अडल्टहुड तक जाती है। उस जेनाइटल स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उसमें बच्चे के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब होता है वो अच्छे से पहचान गया है कि हु इज शी और हु इज ही, वो मेल है फीमेल है, उसके अंदर एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, वो सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप बिल्डअप करता है अपने पार्टनर के साथ। एक अच्छा सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशनशिप इस स्टेज में लोग बिल्डअप करते हैं और बेसिकली वो बिल्डअप किस सिचुएशन में होगा? अपने अपोजिट सेक्स के साथ बिल्डअप करेंगे, मेल फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ इस सैटिस्फैक्टरी इंटीमेट रिलेशनशिप को बिल्डअप करेगी। ये इस कंडीशन का
या ये इस स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर फुलफिल नहीं हो पाता है या हम फेल हो जाते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, इस चीज से शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप उसी एज ग्रुप में चल रहे हैं। तो अगर ये स्टेज आपकी फुलफिल नहीं हो पाती है तो हम कौन से अनसक्सेसफुल टास्क पे लैंड अप करेंगे? पहली चीज है दैट इज कंसिडर्ड एज फ्रिजिडिटी। फ्रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? फ्रिजिडिटी का मतलब होता है एक जो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स। अगर हमारा सेक्स की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, अगर हम ऑर्गेजम फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम फ्रिजिडिटी का नाम देते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी का मतलब होता है कि जो मेल, ये इम्पोर्टेंसी किसमें देखने को मिलती है? मेल के कंडीशन में देखने को मिलती है। उसमें वो इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते या इरेक्ट नहीं फील कर पाते, तो उस कंडीशन को हम इम्पोर्टेंसी का नाम देंगे। तीसरा चीज प्री मच्योर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन जो मेल्स में होगा वो प्री मच्योरली हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी आ सकती है। अनसैटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप्स बनेंगे क्योंकि हमारा जेनाइटल स्टेज सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो ये हो गए फ्लूइड स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें 5 स्टेजेस हमने पढ़े। पहला स्टेज था ओरल स्टेज, दूसरा स्टेज था एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। होपफुली आपको ये सारे स्टेजेस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो टर्म्स आपके लिए नए थे और जो टर्म्स आपने इस वीडियो में सीखे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से नए टर्म्स थे जिसके बारे में नहीं पता था और आपने इस वीडियो से सीखा है। और अगर कोई भी ऐसा टर्म है जो मैं क्लियर करने में अनसक्सेसफुल रही हूं तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है माई लाइफ स्टेप्स। थैंक यू।